सुंदर जेडी लॉ एजुकेशन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में बात करेंगे मॉडल 10 की सीपीसी के। और ये जो बात करता है वो कहता है कि भाई कोर्ट के पास पावर है पार्टी से इंक्वायरी करने की। तो कोर्ट जो है पार्टी से कोर्ट बुला सकता है और उनको एग्जामिन कर सकता है सच्चाई का पता लगाने के लिए। तो इम्पॉर्टेंट वीडियो है, इसको आज हम अच्छे से समझेंगे, क्योंकि जो हमारी आज की जो बातें रहेंगी वो रहेगी कि कोर्ट के पास ये पावर है इन्वेस्टिगेशन करने की, ताकि उनको एक्चुअल डिस्प्यूट का पता लग सके। और कोर्ट जो है एडीआर के पास, जिसे कहते हैं ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, तो कोर्ट पार्टी से कह सकता है कि भाई दोनों के दोनों एक बार जो है इसको सेटलमेंट करके देख लो, मीडिएशन भेज देते हैं, लोक अदालत में लगा देते हैं, ताकि जो आपको मतलब जो है सेटलमेंट हो जाएगा। तो फिर क्यों फालतू में लड़ना चाहते हो। तो रूल 1 कहता है असर्टेनिंग एडमिशंस। द बेसिक कॉन्सेप्ट है, एट द फर्स्ट हियरिंग ऑफ द सूट द कोर्ट शैल असर्टेन फ्रॉम ईच पार्टी और देयर प्लीडर whether they admit or deny such allegation of fact as are made in the plaint or written statement। तो देखिए, पहली डेट पे जो है कोर्ट क्या करता है कि पूछ लेता है कि भाई साहब आप में से जो भी है, पार्टी से पूछ लेती हैं, प्लीडर जो होते हैं वकीलों से पूछ लेती हैं कि भाई किन बातों को आप एडमिट करना चाह रहे हो, किन बातों को आप डिनाई करना चाह रहे हो। ठीक है, तो कोर्ट पूछ सकती है, क्योंकि कोर्ट को क्या जानना है कि भाई तुम एग्री कर रहे हो या फिर इस बात को आप लड़ना चाहते हो। अगर भाई एग्री कर रहे हो तो केस को ख़त्म करते हैं, और फिर लड़ना चाहते हो तो इसको प्रोसीडिंग को आगे बढ़ाते हैं। तो इसके इंग्रेडिएंट्स हैं, टाइमिंग मस्ट हैपन एट द फर्स्ट हियरिंग ऑफ द सूट। तो ये होगा कब, जब जो है जब सूट की जो है पहली डेट है। ठीक है, पार्टीज इन्वॉल्व ईदर द पार्टी देमसेल्व और देयर लॉयर्स। तो यहाँ पे कौन कौन हो सकता है, या तो पार्टीज आ सकती हैं या फिर उनके वकील आ सकते हैं। एक की पार्टी एक का वकील भी हो सकता है। फोकस है एलिगेशन ऑफ फैक्ट मेंशन इन द प्लेंट फाइल्ड बाय प्लेंटिफ और रिटन स्टेटमेंट फाइल्ड बाय डिफेंडेंट। तो यहाँ पे ये हो सकता है कि भाई जो भी एलिगेशंस हैं उनके बारे में कोर्ट पूछती है, चाहे वो प्लेंट के अंदर है या फिर रिटन स्टेटमेंट के अंदर है। तो दोनों पार्टी से एक बार पूछ लेते हैं कि भाई एडमिट कर रहे हो, क्या करना चाह रहे हो, आगे बढ़ोगे तो बढ़ लो। और आगे है कोर्ट का एक्शन है, तो कोर्ट मस्ट शैल आस्क दीज क्वेश्चन, इट इज़ नॉट ऑप्शनल। तो कई बार ऐसे कोर्ट ने भी, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि इस ऑर्डर 10 क्या बोलते हैं, इस ऑर्डर 10 को ना कभी इतना ऑप्शनल ना समझें। मतलब एक तरीके से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से काफ़ी ट्रायल जो है यहीं की यहीं रुक सकती हैं। तो रिकॉर्डिंग है, द कोर्ट शैल रिकॉर्ड दीज एडमिशंस एंड डिनाइल। तो कोर्ट जो ये एडमिशन डिनाइल को रिकॉर्ड कर सकती है। पर्पस है टू एलिमिनेट अनडिस्प्यूटेड फैक्ट्स सो टाइम इजंट वेस्टेड ऑन दैम। तो बेसिकली ये रहता है कि अगर पार्टीज जो आपस में कुछ फैक्ट्स को एडमिट कर रही हैं, जिनको डिनाई कर रही हैं, वही जो डिनाइल वाली चीज़ें हैं उनको उनके ऊपर सूट को लड़ा जाएगा। जो एडमिटेड है दोनों की तरफ से उनको जो है वहीं रोक लेंगे। ठीक है, तो रूल 1 कहता है, रोहन फाइल्स अ केस सेइंग मोहन टुक 1 लाख लोन एंड साइंड अ बॉन्ड। तो रोहन ने जो है सूट फाइल किया मोहन के ऊपर, कहा है कि भाई 1 लाख रुपए का लोन लिया इसने और जो है एक बॉन्ड भी साइन किया। मोहन एडमिट्स ही साइंड द बॉन्ड बट सेज ही ऑलरेडी पेड हाफ। मोहन ने कहा देखिए जी, ये जो बॉन्ड है ये तो मैंने हाँ साइन किया था, लेकिन मैंने इसको आधे पैसे दे दिए हैं। तो जज आस्क मोहन डू यू एडमिट द सिग्नेचर। तो उससे पूछ लेते हैं भाई आप सिग्नेचर एडमिट कर रहे हो। मोहन कहते हैं हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल मेरे ही साइन है बॉन्ड के ऊपर। नाउ द कोर्ट डजंट नीड टू प्रूव द सिग्नेचर एनीमोर। अब कोर्ट को इसकी ज़रूरत ही नहीं है भाई, या तो दोनों के दोनों यही सेटल भी कर सकते थे कि भाई पूरी अमाउंट को एडमिट कर ले, नहीं तो जो है वो सीधा जिस बात को एडमिट कर रहा है कि भाई देखो हाँ बॉन्ड साइन किया। अब कोर्ट को आप प्लेंटिव के पास ये भी है कि उसको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। तो एक तरीके से इशू बन जाता है यहाँ से कि अब किस बात की बात है कि भाई उसने पैसे दिए हैं नहीं दिए हैं, बस ये एक इशू रह जाता है। समझिए आप, ये बेसिक से एग्जाम्पल है। अब इसके अंदर रूल 1 है डायरेक्शन फॉर एडीआर। ये रिफॉर्म रूल है, वैसे बाद में ऐड हुआ था। आफ्टर रिकॉर्डिंग एडमिशन डिनाइल द कोर्ट शैल डायरेक्ट द पार्टीज टू द सूट to opt for either of the modes of settlement outside the court as specified in section 89। तो कोर्ट जो है ये एडमिशन डिनाइल करके प्लीडिंग्स का और डॉक्यूमेंट्स का कोर्ट कह सकती है कि भाई आप दोनों के दोनों पार्टीज जो है एक बार देख लो, एक बार सेटलमेंट के देख लो अगर सेटलमेंट हो पा रही है। ठीक है, दिस रूल वॉज एडेड टू रिड्यूस द बर्डन ऑफ कोर्ट्स बाय एनकरेजिंग सेटलमेंट। तो बेसिकली जैसे मैंने कहा कि ये बाद में ऐड किया गया है ताकि जो है कोर्ट के केसेस को कम किया जा सके और वो आउटसाइड सेटलमेंट ज़्यादा बढ़ सके। देखिए द 5 मोड्स अंडर रूल 1 है, 5 तरीके दिए सेटलमेंट करने के। एक है कि भाई
आर्बिट्रेशन है तो आर्बिट्रेशन कर लो, खैर ये तो बड़ा रेयर होता है ना। फिर है लोक अदालत में भेज सकती है कोर्ट, कंसिलिएशन जो होते हैं उनमें भेज सकती है, मीडिएशन में भेज सकती है, और जुडिशियल सेटलमेंट भी है। तो कोर्ट के सामने ही बता देते हैं कि भाई साहब इतने बनते हैं, दे देंगे, कोर्ट वहीं पे स्टेटमेंट रिकॉर्ड करा के उसको कर लेती है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि इसमें फटाफट से जो है चीज़ें जब खत्म हो जाती है ना, दोस्ती कहते हैं ना, विन विन सिचुएशन होती है, दोस्ती बनी रहती है। इंग्रेडिएंट्स हैं रूल 1A के, सीक्वेंस फॉलो रूल 1 आफ्टर एडमिशन डिनाइल्स आर रिकॉर्डेड। तो देखिए कब इसकी 1A की बारी आती है, जब रूल 1 की आ जाता है पिक्चर में, बेसिकली कोर्ट ने एडमिशन डिनाइल करा लिया है। फिर देखिए कोर्ट का रूल क्या है, ये देखिए कोर्ट की तरफ से है। वैसे पार्टीज तो आते ही कह सकते हैं कि जी हमें सीधा 1 को भी हटाओ, हमें तो सीधा सीधा मीडिएशन भेज दो, तो कोर्ट तब भी कर लेगी, ठीक है ना। पर यहाँ पे कोर्ट के ऊपर है, ये तो कोर्ट की बातें, कोर्ट कब कह सकता है। कोर्ट का रूल है मैंडेटरी डायरेक्शन टू ऑप्ट फॉर सेटलमेंट। तो कोर्ट का रोल है कि भाई ये जो है एक तरीके से मतलब ये डायरेक्शन कोर्ट दे सकता है कि भाई एक बार सेटलमेंट का देख लो। पार्टी की फिर चॉइस है ना, पार्टीज गेट टू चूज विच मोड दे प्रीफर, उनके पास फिर मर्जी है करने की, चूज करने की। डेट फिर जो कोर्ट फिक्स अ डेट फॉर अपीयरेंस बिफोर द एडीआर फॉर्म। मोस्टली तो मीडिएशन के लिए जाते हैं, तो मीडिएशन के सामने जो है कोर्ट डेट लगा देता है, या लोक अदालत में भी चले जाते हैं। एग्जाम्पल है, two neighbors are fighting over a 2-foot land boundary. The judge says this will take 5 years here. Why don't you both go to mediation rule 1A and settle it this Sunday? The neighbors agree to try mediation. अब दो पड़ोसी सिर्फ 2 फुट की ज़मीन के लिए लड़ रहे हैं, ठीक है। जज कहता भाई देखो 5 साल तो कम से कम लग जाएंगे, ऐसा करो मीडिएशन में जाओ, उसको देख लो, सेटल कर लो, और दोनों के दोनों सेटलमेंट के लिए चले जाते हैं। अब सेटलमेंट हुई है नहीं हुई है वो बात अलग है। अब 1B है अपीयरेंस एट एडीआर। अब जहाँ पे जो कोर्ट ने डेट फिक्स की है मीडिएशन में अपेयर होने की, तो वहाँ पे जाना है। द फॉर्मल स्टेप वेयर अ सूट इज रेफर्ड अंडर रूल 1A, द पार्टी शेल अपीयर बिफोर सच फोरम और अथॉरिटी फॉर विच द केस हैज़ बीन रेफर्ड। तो भाई देखो सीधी सी बात है, जहाँ पे सूट रेफर किया गया वहाँ पे दोनों पार्टीज़ को अब अपीयर हो जाना है। यहाँ पे आपको मीडिएटर के सामने जाना ज़रूरी है, तो आप चले जाइए। फिर जो है इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, प्री रेक्विजिट है अ वैलिड रेफरेंस मेड अंडर रूल 1A। देखिए वैलिड रेफरेंस कैसे बनता है, कोर्ट जो है उसी टाइम पे आपको एक फॉर्म दे देता है जिसको आप दोनों पार्टी साइन करती हैं, और उसमें डेट वगैरह वो सब डाल के कोर्ट वहाँ से उस फॉर्म को मीडिएटर के पास भेजता है। फिर ड्यूटी है पर्सनल और लीगल अपीयरेंस बिफोर द एडीआर अथॉरिटी। तो भाई आप जो है पर्सनल खुद से जाइए, या फिर जो है लीगल अपीयरेंस है तो जो भी है किसी के थ्रू चले जाइए, है ना, एडवोकेट के थ्रू। एडहेरेंस है मस्ट अपीयर ऑन द डेट फिक्स्ड बाय द कोर्ट और अथॉरिटी। जब डेट लगी है तो उस दिन जाके उसमें अपीयर हो जाइए और अपनी बातों को रखिए। अब ये बेसिकली रूल जो है ये 1B मैटर क्यों करता है, देखिए कोर्ट ऑर्डर्स आर नॉट सजेशंस। इफ द कोर्ट रेफर्स यू टू कंसिलेशन रूल 1B मेक्स इट लीगल ऑब्लिगेशन टू शो अप। अगर देखिए सिंपली जो है पहले जो हमारी बात थी कि भाई एक ऑप्शनल की तरह नहीं है ना, पहले जो ऑप्शनल की बात थी, तो रूल 1B जो है क्या करता है, इसको लीगल ऑब्लिगेशन लगाया था दोनों पार्टीज के बीच में कि भाई साहब जाना है वहाँ पे। दिस एंश्योर दैट द एडीआर प्रोसेस इज टेकन सीरियसली एंड नॉट यूज जस्ट टू डिले द ट्रायल। तो इससे क्या होना चाहिए, जो मीडिएशन है या कंसलेशन है या लोक अदालत है, इनके सामने जब पेशी हो आपकी, तो उनको सीरियसली लें, ना कि जो है अपनी जो ट्रायल है उसको डिले करने की, केस को डिले नहीं करना है। नोट करने वाली ये बात है, यू डोंट हैव टू एग्री टू सेटलमेंट बट यू मस्ट अटेंड द मीटिंग। आप जो वहाँ जाके सेटलमेंट मत करो वो बात अलग है, लेकिन आपको मीटिंग तो अटेंड करनी चाहिए, ठीक है, करनी है। एग्जाम्पल है, द कोर्ट रेफर्ड अ बिजनेस डिस्प्यूट टू द लोक अदालत अंडर रूल 1B, बोथ बिजनेस पार्टनर मस्ट गो टू द लोक अदालत ऑन द appointed date. They cannot just ignore it and wait for the next court date. देखिए कोर्ट ने जो है लोक अदालत में ये जो है इसको रेफ़र कर दिया है, बिजनेस का डिस्प्यूट है, दोनों पार्टीज़ को वहाँ पे देखिए जाना ज़रूरी है जिस दिन की भी डेट है, तो इसको वो इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है ना। अब देखिए 1C बात करता है बैक टू कोर्ट व्हेन एडीआर फेल्स। बेसिकली जब जो वो फेल हो गया, मीडिएशन सेटलमेंट आपकी हुई ही नहीं, तो वो वापस आ जाएगा कोर्ट में। इफ़ द conciliatory efforts fail and no settlement is reached, the case comes back to the court and the judge will proceed with the suit from the
स्टेज इट वॉज रेफर्ड। तो भाई ये जो है वापस, जैसे मैंने कहा कि वापस आ जाएगा और जहाँ पे था, जिस स्टेज पे चल रहा है सूट, वहीं से ये स्टार्ट हो जाएगा। तो ADR इज अ चांस, इफ इट डजेंट वर्क द कोर्ट डोर्स आर ऑलवेज ओपन। तो एक तरीके से चांस लिया जाता है जिसमें कि भाई अगर सेटल कर लेंगे तो कर लीजिए, नहीं तो जो है कोर्ट जो है वापस इसको सुन तो लेगा ही। रूल 1C के इंग्रेडिएंट्स हैं। कंडीशन है कि भाई फेलियर ऑफ एफर्ट्स ऑफ कंसिलेशन सेटलमेंट, मतलब कि जो है जो सेटलमेंट थी वो फेल हो गई है। रिटर्न आ गया है, द फोरम सेंड्स द फाइल बैक टू द ओरिजिनल कोर्ट, और कोर्ट के पास में मीडिएशन से, कंसिलेशन से या लोक अदालत से वापस आ गई है। रिजम्पशन की बात होती है, फिर यहाँ पे क्या होगा कि सूट प्रोसीड फ्रॉम द सेम स्टेज वेर इट वॉज स्टॉप्ड। तो जहाँ पे सूट रुका था वहीं से वापस से वो शुरू हो जाएगा। देखिए द सेफ्टी नेट रूल है 1C बताता है। रूल 1C act as a safety net. It ensures that if one party is being stubborn in mediation, the other party doesn't lose their right to a trial. The court fixes a date for hearing the suit again as soon as the failure of report is received. Basically इसका मतलब सिंपल सा ये है कि भाई एक पार्टी जो है मान रही है सेटलमेंट के लिए, दूसरी नहीं मान रही है। अब दूसरा नहीं मान रही है जिसका मतलब जो तैयार है अपना सेटलमेंट वगैरह करने के लिए। तो कहने का मतलब ये है कि जो है सूट जो है चलेगा, ऐसा नहीं कि एक बार रेफ़र हो गया तो वो ख़त्म हो गया है। तो इसका मतलब ये है कि भाई ठीक है, उसमें कोई उसका राइट ख़त्म नहीं हो गया, कि वो ट्रायल तो चलेगी ना। आगे देखिए एग्जाम्पल है इसका। इन अ डिवोर्स केस द पार्टीज वेंट टू मीडिएशन, आफ्टर 3 मीटिंग्स दे कुडंट एग्री ऑन एलिमनी, द मीडिएटर सेंड्स अ फेलियर रिपोर्ट। नाउ अंडर रूल 1C द केस गोज बैक टू द फैमिली कोर्ट जज फॉर ट्रायल। तो मान लिया डिवोर्स केस के अंदर मीडिएशन में गया, ये पार्टीज़ का जो सूट जो है मीडिएशन के पास गया सेटलमेंट के लिए। 3 बार मीटिंग हुई, लेकिन जो एलिमनी देनी थी उस एलिमनी पे जो है, उस अमाउंट पे जो है बात जो फिक्स नहीं हुई, सेट नहीं हो पाई। मीडिएटर ने जो है भाई फेलियर रिपोर्ट बनाई और जो है कोर्ट को वापस भेज दिया। तो यहाँ पे जो है ये वापस से ये सूट जैसे था, जहाँ जिस स्टेज से गया था उस स्टेज से स्टार्ट हो जाएगा वापस। अब देखिए रूल 2 कहता है ओरल एग्जामिनेशन। द पावर ऑफ क्वेश्चंस, द कोर्ट में एट द फर्स्ट हियरिंग और एनी सब्सिक्वेंट हियरिंग एग्जामिन ओरली एनी पार्टी अपियरिंग इन पर्सन और प्रेजेंट इन कोर्ट और एनी पर्सन एबल टू आंसर मटेरियल क्वेश्चंस। तो बेसिकली देखिए कोर्ट के पास पावर है कि वो पहली हियरिंग पे या फिर किसी भी हियरिंग पे जो है पार्टीज़ को वो ओरली एग्जामिन कर सकती हैं। बेसिकली यही रहता है कि उनसे क्वेश्चन आंसर्स पूछे जाते हैं, जिससे कि जो है फटाफट से जो है चीज़ें जो है थोड़ी सिंपल हो जाएं और जो है जस्टिस जल्दी मिल जाए। दिस इज़ द फेस टू फेस रूल। द जज कैन आस्क यू डायरेक्ट क्वेश्चन टू क्लियर कन्फ्यूजन। तो बेसिकली जो है फेस टू फेस जैसा अभी आपसे पूछते हैं, ताकि जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो सके। तो डिटेल स्ट्रक्चर क्या है देखिए एक बार समझते हैं रूल 2 का। 2(1)(a) कहता है कंपलसरी, कोर्ट शैल एग्जामिन टू क्लैरिफाई प्लीडिंग्स इफ नीडेड। अगर उसको लगता है कि भाई जो कुछ प्लीडिंग्स के अंदर ऐसी बातें हैं उनकी क्लैरिफिकेशन चाहिए, कोई एम्बिग्यूटी है, तो उसको दूर करने के लिए, मतलब कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए पूछ सकते हैं, कंपलसरी है। रूल 2 का 2 कहता है डिस्क्रिशनरी है, मतलब कोर्ट को लगता है तो कर सकता है, मर्जी है मतलब बेसिकली कोर्ट की। कोर्ट में एग्जामिन एट एनी स्टेज लेटर फॉर जस्टिस, मतलब किसी भी स्टेज पे कोर्ट एग्जामिन कर सकती है अगर उसको लगता है कि फॉर द जस्टिस इट इज़ रिक्वायर्ड है ना, तो कर सकता है। द कोर्ट कैन ऑल्सो एग्जामिन ए कंपेनियन ऑफ द पार्टी, समवन हु नोज द फैक्ट बेटर। तो इवन जो कंपेनियन जो जिसको पता है उस फैक्ट्स के बारे में, उसको भी कोर्ट एग्जामिन कर सकती है। तो इसका मतलब ये है। इसके इंग्रेडिएंट्स हैं। मोड क्या, कैसे एग्जामिन होगा, देखिए ओरल है, वाइवा जैसे हमारा कॉलेज में होता है, ध्यान रखना। टारगेट है पार्टी, देयर कंपेनियन और एनीवन हु कैन आंसर मटेरियल क्वेश्चंस। तो भाई पार्टी या फिर कोई भी जो व्यक्ति जो उसमें ये चीज़ें बता सकता है, कोर्ट के जो है आंसर्स कर सकता है सवालों के। ऑब्जेक्टिव क्या है कि टू क्लैरिफाई एलिगेशंस और फैक्ट्स इन द केस। बस ये है कि भाई जो बातें आपने अपनी केस के अंदर करी हैं, जो एलिगेशन लगाई है, बस उनको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दो, समझा दो कि क्या मतलब है इनका। टाइमलाइन क्या है, फर्स्ट हियरिंग और एनी सब्सिक्वेंट हियरिंग, ठीक है। तो 2 का 1 कहता है भाई फर्स्ट पे ही कर लिया जाए, और बाकी जो वो सब्सिक्वेंट स्टेज का मतलब तो भाई फिर कभी भी है। फिर देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ कंपेनियन का इन रूल 2 का क्या मतलब क्या है। समटाइम द पार्टी इज एन ओल्ड पर्सन और अ चाइल्ड हु डजंट नो द टेक्निकल डिटेल्स ऑफ द केस।
they might be accompanied by a manager or relative or an accountant. The judge can ask the companion, you were there, tell me what happened. तो क्या हो सकता है, जो भाई किसी बूढ़े इंसान का हो सकता है, किसी बच्चे का केस हो सकता है, या फिर किसी कंपनी का हो सकता है। तो जो उन चीज़ों को उनके साथ में डील करता है ना, मान लीजिए कोई अकाउंट से रिलेटेड बात है तो अकाउंटेंट को बुला सकता है, कुछ मैनेजर से रिलेटेड बात है तो उसके मैनेजर को बुला सकता है, जिससे कि कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाए। दिस प्रिवेंट्स पार्टीज फ्रॉम हाइडिंग बिहाइंड आई डोंट नो और मे माई लॉयर नोज, ठीक है ना। तो जो पार्टीज को छुपने से जो है ये जो क्या करता है, रोकता है। कोई भी चीज़ फैक्ट्स वगैरह नहीं वो छुपा सकते, तो नहीं कह सकते जी हमें नहीं पता और हमारे वकील साहब को पता है। एग्जाम्पल है इसका, ए टेनेंट सेज ही पेड रेंट बाय कैश, द जज आस्क हिम विच डे डिड यू पे, डू यू हैव अ रिसीट। दिस ओरल एग्जामिनेशन हेल्प्स द जज डिसाइड इफ द टेनेंट इज सेलिंग द ट्रूथ इमीडिएटली, टेलिंग द ट्रूथ सॉरी। तो इसमें भाई किराएदार कहता है कि जी मैंने जो है रेंट दे दिया कैश से। तो जज ने पूछा बताओ भाई कैसे किया था, आपने के पास कोई रसीद वगैरह है। तो कोर्ट इस तरीके से उसके साथ में ओरल एग्जामिनेशन कर सकता है, जिससे पता चल जाए कि भाई साहब झूठ बोल रहे हैं कि सच बोल रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल है कंपेनियन का, एन इलिटरेट लैंडलॉर्ड सूज फॉर इविक्शन। तो एक जो है जो पढ़ा लिखा नहीं है लैंडलॉर्ड, वो जो है अपना घर खाली कराने के लिए सूट फाइल करता है। हिज सन हैंडल्स ऑल अकाउंट्स। अब जो सारे अकाउंट्स वगैरह हैं या फिर जो उस प्रॉपर्टी की देख रेख कौन करता है, उसका बेटा करता है। द जज एग्जामिन्स द सन कंपेनियन अंडर रूल 2 टू फाइंड आउट द एग्जैक्ट मंथ्स ऑफ डिफॉल्ट। तो जज इसमें जो है उसके बेटे को एग्जामिन कर सकता है, ताकि जो है ये पता चल जाए कि भाई किस महीने में जो है रेंट की जो है डिफ़ॉल्ट हुई थी, जिससे कि चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। आगे देखिए, राइटिंग इट डाउन। राइटिंग इट डाउन का मतलब हुआ कि सब्सटेंस ऑफ एग्जामिनेशन, द सब्सटेंस ऑफ एग्जामिनेशन शैल बी रिड्यूस टू राइटिंग बाय द जज एंड शैल फॉर्म पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड। तो जो एग्जामिनेशन किया है जज साहब ने, ये कोर्ट का रिकॉर्ड होना चाहिए, इसको राइटिंग में लिखा होना चाहिए। बेसिकली वट एवर यू से टू द जज ओरली इजंट लॉस्ट, इट बिकम्स ए परमानेंट पार्ट ऑफ द केस फाइल। तो जो भी जज साहब ने बातें सुनी हैं वो सारी की सारी चीज़ें लिखित में रखी जाएंगी और वो जो है केस का पार्ट हमेशा के लिए बन जाएंगी। तो इसके देखिए इंग्रेडिएंट्स क्या है, एक्शन क्या है, रिड्यूसिंग ओरल आंसर इनटू अ रिटन समरी। तो जो भी बातें पूछी गई हैं मुख्य मुँह जुबानी, उनको जो है लिखित में लिख लिया गया है। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, द जज हिमसेल्फ मस्ट इंश्योर इट्स रिकॉर्डेड करेक्टली। तो जज की ही जिम्मेदारी होती रखता है कि भाई जो भी बातें हुई हैं वो ठीक से रिकॉर्ड की गई हैं कि नहीं। स्टेटस क्या, इट बिकम्स एन ऑफिशियल पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड फॉर फ्यूचर रेफरेंस। तो ये क्या है, एक ऑफिशियल पार्ट हो जाता है, बेसिकली जो केस फाइल का ही पार्ट हो जाता है मुख्य पार्टी में। तो ये ज़रूरी क्यों है, वाई रूल 3 इज़ क्रूशियल। ड्यूरिंग अपील्स इन हायर कोर्ट्स, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, द रिटन रिकॉर्ड ऑफ ऑर्डर 10 रूल 3 is used to check if the party change their stand later. It prevents party from lying once they have admitted something to the judge. तो बेसिकली हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जब भी अपील जाती है तो कोर्ट जो है ये जो स्टेटमेंट ली जाती है ऑर्डर 10 के अंदर, ऑर्डर 10 रूल 3 के अंदर, तो कोर्ट चेक करती है कि भाई को पार्टीज ने अपना स्टैंड तो चेंज नहीं किया, ताकि जो है जो चीज़ें एडमिट करी हैं वो उनसे कहीं मुकर तो नहीं रहे हैं। इसका एग्जाम्पल है, इन अ कॉन्ट्रैक्ट केस द डिफेंडेंट एडमिट्स ऑरली टू द जज यस आई रिसीव द गुड्स। तो कॉन्ट्रैक्ट के केस में जज साहब को जो ये व्यक्ति बताता है कि हाँ मैंने जो है सामान मैंने रिसीव किया है। द जज राइट्स दिस डाउन। लेटर द डिफेंडेंट कैन नॉट डिनाई रिसीविंग द गुड्स बिकॉज रूल 3 मेड इट परमानेंट रिकॉर्ड। तो अब बाद में ये कह नहीं सकता जी मैंने नहीं लिए थे गुड्स, मैंने सामान नहीं रिसीव किया। कब, क्योंकि ये जो है जज साहब ने रिकॉर्ड कर लिया अपने ऑर्डर शीट के अंदर और फिर ये रिकॉर्ड बन गया है परमानेंट कोर्ट का। अब देखिए रूल 4 कहता है कॉन्सिक्वेंस ऑफ रिफ्यूजल। अगर आप रिफ्यूज करते हैं तो द पेनल्टी रूल, इफ द प्लीडर लॉयर रिफ्यूजेस और इज अनेबल टू आंसर मटेरियल क्वेश्चन एंड द पार्टी इज नॉट प्रेजेंट, द कोर्ट में पोस्टपोन द हियरिंग एंड डायरेक्ट द पार्टी टू अपीयर इन पर्सन। तो मान लीजिए भाई जज वकील साहब तो जो है रिफ्यूज़ कर रहे हैं, बता नहीं रहे हैं, या फिर उनको नहीं पता है कुछ सवालों के जवाब, तो वो कहेंगे कि भाई ऐसा करो पार्टी को बुला लो, तब तक के लिए जो कोर्ट जो एडजर्नमेंट ले लो और फिर प्रोसीडिंग्स को थोड़ा पोस्टपोन कर देते हैं, बुला लेते हैं। इफ़ द पार्टी देन फेल्स टू अपीयर विदाउट अ गुड रीज़न, द कोर्ट कैन अनाउंस जजमेंट अगेंस्ट देम। अगर मान लीजिए वो नहीं आता है, जज साहब ने तो बोला ना कि भाई अब आपको नहीं पता, वकील साहब अपनी पार्टी को बुला लीजिए,
अब वो नहीं आता है कोर्ट डेट फिक्स पे, तो कोर्ट जो उसके खिलाफ में जजमेंट दे सकता है। द एस्केलेशन रूल है 4 के अंदर, वो कहता है कि लॉयर कांट आंसर मटेरियल फैक्ट्स, ठीक है, उस केस में बुलाया गया। कोर्ट ऑर्डर्स ब्रिंग द क्लाइंट इन पर्सन नेक्स्ट टाइम, तो कोर्ट ने कहा कि जो बुलाओ उसको, ठीक है। हियरिंग इज एडजर्न, और यहाँ पे जो है फिर डेट दे दी गई है। क्लाइंट डजंट शो अप और रिफ्यूजेस टू स्पीक, क्लाइंट आया नहीं और या फिर वो अपना जवाब नहीं देता है, तो रिजल्ट क्या होगा, जजमेंट दे दी जाएगी उसके अगेंस्ट में, ठीक है, चाहे वो प्लेंटिफ है या डिफेंडेंट है, जो भी है। इंग्रेडिएंट्स क्या है रूल 4 के, इनिशियल ट्रिगर है, प्लीडर्स इनेबिलिटी रिफ्यूजल टू आंसर, ठीक है, प्लीडर जो है वकील साहब को नहीं पता, वो केपेबल नहीं है, वो फैक्ट उनको नहीं पता है, ठीक है, या फिर रिफ्यूज़ करते हैं आंसर देने के लिए। ऑर्डर क्या है, जुडिशियल कमांड फॉर पर्सनल अपीयरेंस, जज साहब ने जो है ऑर्डर शीट में लिख दिया है कि बुलाइए इनको, पार्टी को कोर्ट में इस डेट पे। फिर डिफ़ॉल्ट हो जाता है, वो नहीं आते। फेलियर टू अटेंड विदाउट लॉफुल एक्सक्यूज़, बिना कोई जेन्युइन एक्सक्यूज़ के, विदाउट मतलब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के, वो क्या है, आया नहीं। अल्टीमेट पावर है प्रोनाउंसिंग जजमेंट और मेकिंग फिट ऑर्डर्स, फिर जो है कोर्ट के पास अल्टीमेट पावर है, वो जजमेंट सुना देंगे या जो भी उसके लिए अप्रोप्रिएट ऑर्डर होगा वो हो जाएगा। तो इतना हार्श होने की क्यों ज़रूरत है ऑर्डर रूल 4 के अंदर, 10 ऑर्डर 10 रूल 4 में। देखिए, लिटिगेशन इज़ नॉट अ गेम ऑफ हाइड एंड सीक, ठीक है ना, छुपा छुपाई नहीं खेल रहे हैं लिटिगेशन के अंदर। द कोर्ट हैज़ द राइट टू गेट आंसर्स, और जब कोर्ट के पास पावर होती है कि जो उनके सवाल हैं उनके आंसर्स उनको मिले। इफ़ ए पार्टी deliberately avoids the court or keeps their lawyer in the dark, they are obstructing justice। तो अगर मान लीजिए वो नहीं जवाब देते हैं, जानबूझ के नहीं दे रहे हैं, पार्टी या लॉयर जो भी, तो एक तरीके से आप जो जस्टिस को होने से रोक रहे हैं। रूल 4 इंश्योर द कोर्ट इज़ रिस्पेक्टेड, तो रूल 4 बेसिकली कहता है कोर्ट की आपको रिस्पेक्ट करनी ही होगी, नहीं करेंगे तो आपके खिलाफ में कोर्ट ऑर्डर कर देगा। एग्जाम्पल है, इन अ थेफ्ट ऑफ ट्रेड सीक्रेट केस, ट्रेड सीक्रेट जो होते हैं ना, मतलब जो सामान जो मतलब जो उनके इंग्रेडिएंट्स होते हैं मटेरियल्स वगैरह के, तो डिफेंडेंट्स लॉयर सेज आई डोंट नो हु हैज़ द सीक्रेट कीज। अब ये जो ट्रेड सीक्रेट की चोरी हुई है, तो डिफेंडेंट कहता है कि जी, डिफेंडेंट का लॉयर कहता है जी मुझे नहीं पता जी इन सीक्रेट कीज़ के बारे में। द जज ऑर्डर्स द डिफेंडेंट CEO टू कम टू कोर्ट, तो जज साहब कहते हैं ठीक है, अपने जो है कंपनी के अपनी पार्टी को बोलो कि उसके CEO को भेजे। द CEO इग्नोर्स द ऑर्डर एंड स्टेज एट होम, भाई साहब आते ही नहीं है, कोर्ट के ऑर्डर को नहीं मानते हैं। द जज पासिस जजमेंट अगेंस्ट द कंपनी इमिडिएटली, तो कोर्ट जो है उसके खिलाफ में जजमेंट पास कर देगा, ठीक है। तो ये है हमारी समरी आज की। रूल 1A-C-2-4 हमने जो है सारे के सारे डिस्कस किए हैं। वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई सजेशन है, कोई चीज़ आपको पूछनी है तो कमेंट में ज़रूर लिखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।